Hello students, I am Amit Kumar, your maths teacher. So today we will discuss about first chapter of class 11th mathematics. The name of first chapter is sets. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स है ये लगभग हमारा 10 मार्क्स के आसपास एग्जाम में जो हमारे आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसमें लगभग 10 नंबर में आता है 10 मार्क्स में। तो देखिए बच्चों की सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक या लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कोई नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है बच्चों के सामने, या अक्सर बच्चे इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते ये प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जो चैप्टर का नेम है ना उसका मतलब क्या होता है। जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो भी हमारे पास डेफिनेशन होती है बुक की डेफिनेशन को लेके स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं अगर एक 11th क्लास के बच्चे से डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट, तो बुक की डेफिनेशन बुक में से निकाल के और वो क्या डेफिनेशन बताएगा आपको कि सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक 11th के बच्चे के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बट अगर एक 10th क्लास के बच्चे से पूछे कि सिंपल लैंग्वेज में कि बिल्कुल छोटी सी चीज़ है कि सेट्स का मीनिंग क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए इस डेफिनेशन को। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, अब आपके माइंड में एक चीज़ आती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आप 10 के बारे में सोच सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया था आपसे, नेचुरल नंबर लेस देन 10, इट मीन्स 1 to 9। अगर मैं आपसे कहता हूँ इंटीजर्स लेस देन 10 ग्रेटर देन 4, इट मीन्स लेस देन 10 ग्रेटर देन 4 इंटीजर्स, इट मीन्स 5 6 7 8 9। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स या 5 डिजिट्स के बारे में ही आप सोच सकते हो। अगर आपसे ये कहा जाए द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट मीन्स आप जयपुर के बारे में नहीं सोच सकते। किस बारे में सोच सकते हो आप? दिल्ली के बारे में। इज दैट क्लियर? यानी तीनों क्वेश्चंस में, तीनों एग्जाम्पल में हमारे कहने पे हमारे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के ऊपर आप बाउंड हो गए कि अगर आपको आंसर पता है तो उसका आप बाउंड कहाँ से, किस किस के बीच में बाउंड हो गए आप? पहले 1 to 9 में बाउंड हुए, फिर 4 to 9 में बाउंड हुए इंटीजर में, देन आप कैपिटल दिल्ली पे बाउंड हो गए। ठीक है, तो इट मीन्स आप दिल्ली और 1 to 9 में आप बाउंड हो चुके हो। इट मीन्स आपका माइंड इससे बाहर नहीं सोच सकता या नहीं सोच रहा। इसका मतलब सेट का मतलब क्या होता है, जो एक 10th क्लास के बच्चे से डेफिनेशन पूछा जाए वही 10th लेवल से कम के बच्चे से कि सेट्स क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेट क्या है कि सेट इज एन एरिया इन विच वी थिंक, कि सेट एक एरिया होता है जिसके बीच में आप सोचते हो। हमने आपको सोचने के लिए क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, और आप उस एरिया के बाहर अभी नहीं जा सकते। 1 to 9 के बाहर आप नहीं सोच सकते। नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका मतलब देखिए ये चीज़ मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी इनको हम कनेक्ट करेंगे हमारी डेफिनेशन के साथ। जो हमारी बुक की डेफिनेशन है इसको हम इस प्रैक्टिकल डेफिनेशन के साथ हम कनेक्ट करते हैं कि एक एरिया मिल गया आपको सोचने के लिए जिसके बीच में आप सोचते हो, इसके बाहर जाकर आप नहीं सोच सकते हैं। वही हमारा क्या होता है, सेट होता है। अगर आपसे मैं कहता हूं नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, इसका मतलब आप 10 से ऊपर सोच रहे हो, इट मीन्स 10 से ऊपर जा रहे हो, 11 टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो 11 से ऊपर सोचना है, सोच तो पा रहे हो आप 11 12 13 14 15, तो इट मीन्स एक एरिया मिल गया आपको, और वो एरिया क्या हो जाएगा 11 12 और अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से एक एरिया मिल जाता है, एक बाउंडेशन मिल जाती है आपको जिसके बीच में आप सोचते हो, वही हमारे पास क्या होता है, सेट्स होता है। सेट्स एज एन एरिया इन विच वी थिंक। देखिए बुक की डेफिनेशन नहीं है, बट एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि एक सेट होता क्या है। एक अगर 11th की जगह 10th 9th 8th से पूछे बच्चे से कि सेट क्या होता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि सेट्स का मीनिंग क्या होता है। अब हम आते हैं हमारी बुक की डेफिनेशन पे, और बुक की डेफिनेशन को भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं आपको। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं एक डिफ्रेंशिएट करता हूं दो चीज़ों में, एक होता है डिफाइन, एक होता है वेल डिफाइन। अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन और वेल डिफाइन में क्या फ़र्क है, तो अभी शायद आपको क्लियर ना हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए
अगर मैं कहता हूँ कि हमारे इस रूम में देयर आर 7 बेंचेज एंड 7 स्टूल इन दिस रूम, पहली बात देयर आर 7 बेंचेज एंड 7 स्टूल इन दिस रूम एंड देयर आर सम बेंचेज एंड सम स्टूल इन दिस रूम। देखिए एक डेफिनेशन क्या है हमारे पास, देयर आर सम बेंचेज एंड सम स्टूल इन दिस रूम। सेकेंड डेफिनेशन इज देयर आर 7 बेंचेज एंड 7 स्टूल्स इन दिस रूम, कि हमारे इस रूम में 7 स्टूल है, 7 बेंचेज हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि इन दोनों स्टेटमेंट में डिफाइन और वेल डिफाइन कौन सी स्टेटमेंट है। तो जो 7 बेंचेज वाली और 7 स्टूल डेफिनेशन थी वो हमारी वेल डिफाइन है स्टेटमेंट थी जो, और जो हमारे पास है ना सम देयर आर सम स्टूल एंड सम बेंचेज, वो हमारे पास क्या है, डिफाइन है। तो जो वेल डिफाइन होगा वो हमारे पास सेट्स होगा। जो भी डेफिनेशन वेल डिफाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, सेट्स होगी। एक और इजी मेथड में आपको एक सिंपल सी चीज़ मैं बता देता हूँ कि किसी भी स्टेटमेंट को ये पता लगाना कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस स्टेटमेंट इज सेट और नॉट। तो उसके एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जहां सबका ओपिनियन सेम हो। इट मीन्स देयर आर 5 और 6 और 10 मेंबर इन दिस रूम। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप करते हैं और उसमें जैसे मान लो फॉर एग्जांपल द कैपिटल ऑफ हरियाणा या द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है, द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़, तो इट मीन्स सबको पता है यस, इज दैट क्लियर। अगर उनकी जीके स्ट्रॉन्ग है, जीके ठीक है, तो क्या कहेंगे कि हाँ भाई कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़, कि हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, इट मीन्स सबका आंसर यस आता है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस स्टेटमेंट में भी यस और नो में कि रिजल्ट यस आना और रिजल्ट नो होना। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि जिस भी डेफिनेशन का रिजल्ट यस या नो में मिले, एक स्टेटमेंट बताऊंगा मैं आपको, वो इस बुक से रिलेटेड नहीं होती, अक्सर मेंशन नहीं किया जाता उस स्टेटमेंट को, बुक में मेंशन शायद नहीं है। तो वो ये स्टेटमेंट होती है कि आपने याद रखना है कि यस और नो, यस और नो की जो भी स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास वेल जिसका रिप्लाई या तो यस में आए या नो में आए, या तो यस में या नो में, इधर यस और नो। तो दिस स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज सेट्स। ओके, अब अभी मैं आपको सामने 4-5 डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन डेफिनेशन सेट है या नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, द गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, या फॉर एग्जांपल इंडियाज गुड क्रिकेट प्लेयर, अगर आपसे पूछा गया तो इंडिया का गुड क्रिकेट प्लेयर कौन है, तो फिलहाल जो अभी जो सिनेरियो है, अभी जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, तो जनरली उसी में से नाम पुट होते हैं। कोई कहेगा विराट कोहली कहेगा, कोई महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी कह सकता है, कोई किसी अगर कोई और मतलब अगर किसी सीनियर पर्सन से हम पूछते हैं, सीनियर सिटीजन से पूछते हैं, तो उनके टाइम में अगर सुनील गावस्कर के उनके टाइम में प्लेयर, तो वो उनके बारे में उन्हीं के नाम लेंगे। अगर वो इन प्लेयर्स को नहीं जानते तो वो कहेंगे सुनील गावस्कर एक अच्छे प्लेयर है क्रिकेट के या थे, ठीक है। तो मतलब इट मीन्स डिफरेंट ओपिनियन हैं, ऑडियंस के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। मैं सचिन तेंदुलकर को अच्छा प्लेयर मानता हूं, तो हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन है वो विराट कोहली को अच्छा प्लेयर मानता है। तो अगर कहें गुड हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया, तो उसमें भी डिफरेंट स्टेटमेंट आ सकते हैं, डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। अगर मैं कहता हूं इंडियाज गुड क्रिकेट प्लेयर, उनको माना जाएगा हु स्कोर मोर देन 10,000 रन्स या हु स्कोर मोर देन 20,000 रन इन इंटरनेशनल मैचेस, कि जिन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में 20,000 से ऊपर स्कोर किया है, 1000 रन किए हैं, 20,000 रन जिन्होंने बनाए हैं, वो हमारे पास एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट हो गया और उनके नाम 2 या 3 है। विराट कोहली ले सकते हो आप, जिनका टोटल, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि किस, उसमें लिस्ट मिल जाएगी आपको, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसको अगर क्राइटेरिया मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वेल डिफाइन हो जाएगा। एक कहते हैं इंडियाज गुड क्रिकेट प्लेयर, तो इंडियाज गुड क्रिकेट प्लेयर सिर्फ डिफाइन है, इंडिया में अच्छे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, अच्छी बात है, बट कहीं इंडियाज गुड क्रिकेट प्लेयर हु स्कोर मोर देन 20,000 रन, जिसने 20,000 से ऊपर ज़्यादा स्कोर किया है, तो वो हमारे पास वेल डिफाइन में आ जाएगा। एक क्राइटेरिया मिलेगा, अच्छे खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है, उससे कम वालों का भी हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाते हैं। तो वेल डिफाइन और डिफाइन। एक और स्टेटमेंट लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ हॉट डेज, हॉट डेज, अब हॉट डेज किस में आता है, डिफाइन में आता है, वेल डिफाइन में आता है। हॉट डेज, गर्म दिन। अब देखिए अभी रिसेंटली मान लो कोई अप्रैल या मई का मंथ है, अप्रैल का मंथ है, तो इंडिया के अंदर अप्रैल मई जून के अंदर थोड़ा गर्मी रहती है, ठीक है। तो अगर इसी मंथ में अगर हम यहाँ पे अगर अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में अगर, या फिर हमारे नॉर्थ इंडिया में अगर जम्मू कश्मीर के अगर जो सिटीजन हैं उनसे पूछें, तो वो कहेंगे नहीं है यहाँ पे तो ठंड है, हमारे पास, हमारे यहाँ तो ठंड है अभी। तो इट मीन्स हॉट डेज, अगर आप कहते हैं हॉट डेज,
मई जो हमारी मई जून के दिन है वो गर्म दिन होते हैं। तो जो हॉट डेज है ये डेफिनेशन जो है सबके लिए अलग अलग हो सकती है, इसका मीनिंग, इसका रिजल्ट सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई जून को कहेगा हॉट डेज, तो कोई क्या कहेगा कि हमारे यहाँ जून में नहीं, हमारे यहाँ दिसंबर में हो सकता है कि किसी स्टेट किसी प्लेस पे दिसंबर में गर्म दिन होते हों। तो इट मीन्स ये डेफिनेशन वेल डिफाइन नहीं है। डिफाइन है कि हाँ गर्म दिन होते हैं, दिस इज डिफाइन, बट वेल डिफाइन नहीं है कि गर्म दिन हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए, इट मीन्स मतलब वेल डिफाइन नहीं है कि गर्म दिन के बारे में। अगर ये कहा जाए कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, इट मीन्स आप काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 12, तो वो भी आपके पास वेल डिफाइन होते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अगर कहा जाए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, 10 से ग्रेटर, 10 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो वो कहेंगे सर वो तो डिफाइन में आ जाता है, वेल डिफाइन में नहीं होता। जी नहीं, वो भी हमारे पास वेल डिफाइन होते हैं। 11, 12, 13, 14, वो बात अलग है कि हमारे पास वो कहाँ तक चले जाते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, बट वेल डिफाइन होते हैं 11, 12। उसको वो हमारे सेट की एक डेफिनेशन आती है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो वो हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सेट में आ जाएंगे, वो हम बाद में करेंगे। तो वो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, बट सेट होते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 और नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10। कुछ डेफिनेशंस में लेके चलता हूँ, बुक्स में से कुछ डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। आप देखिए कि कौन कौन सी डेफिनेशन है जो आपको लगता है कि ये सेट है या नहीं है। कुछ डेफिनेशंस हैं, इस डेफिनेशन ये कुछ स्टेटमेंट हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी डेफिनेशन सेट्स हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी एक साल में कौन कौन से जो मंथ्स हैं कौन कौन से मंथ्स हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर जे होता है। जनवरी हुआ, फेब में नहीं, मार्च में नहीं। देखिए इस तरह से हमारे पास टोटल 12 होते हैं, तो 12 में से जिन जिन की स्टार्टिंग जे से होती है उनका एक कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन हम कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेकंड द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन ऑफ इंडिया। अब देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर चेतन भगत भी हो सकता है, और सबकी नज़र में सबका ओपिनियन, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। कि जो चेतन भगत की जिसने बुक्स पढ़ी नहीं तो वो तो जानता ही नहीं होगा उसको, ठीक है। तो सबकी नज़र में अलग अलग राइटर हो सकते हैं, तो सबका ओपिनियन यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। जिसने जिसकी बुक पढ़ी है तो हो सकता है वो उनमें डिफ्रेंशिएट करे कि भाई ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं लगता। दूसरे वाले ने कोई बुक पढ़ी नहीं उसकी, तो वो कैसे कह सकता है, उसने कोई बुक रीड ही नहीं की उसकी। तो इसका मतलब कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसको वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं क्या आप उनका कलेक्शन कर सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि क्लास का हमें पता होता है कि हमारे पास 40 की क्लास है, 30 की क्लास 35 की है, तो उस 35 की अगर क्लास, उसमें हमें स्ट्रेंथ हमारे पास होती है कि आउट ऑफ 35 देयर आर 20 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका बॉयज़ गर्ल्स का कलेक्शन हम कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ये एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, सेट्स। नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। अब सबसे पहले जैसे रिच पर्सन की बात आती है, पर्सन के साथ मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, टाटा है, बिरला है, तो इनके बारे में हमारे माइंड में आती हैं बातें कि ये हमारे रिच पर्सन्स हैं। तो देखिए अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास सेट नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे सेट नहीं है इसको? क्योंकि हमारे पास एक क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कि रिच पर्सन किसको माना हुआ है उन्होंने, भाई जिसके पास इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है या इतने करोड़ की उसके पास अगर मतलब मनी है, तो अगर आप बैंक बैलेंस इतना है, अगर यहाँ बैंक बैलेंस होता कि मोर देन 10 करोड़ रुपीज़, तो हमारे पास 10 करोड़ रुपीज़ अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जिसके पास है 10 करोड़ रुपीज़ वो हमारा किस में काउंट हो जाएगा, रिच पर्सन में। तो उसकी लिस्ट हम किससे ले सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी ले सकते हैं, जिसने अपनी अर्निंग 10 करोड़ से ऊपर शो की हुई है कि मेरे पास इतनी मनी बैंक बैलेंस है। तो वहाँ से हम रिच पर्सन की लिस्ट निकाल सकते हैं, बट अभी इस स्टेटमेंट को हम सेट नहीं कह सकते। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब देखिए डेंजरस एनिमल्स की बात आती है तो यहाँ पर भी अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक डॉग के काटने से भी इंसान की डेथ हो जाती है, तो वो डेंजरस एनिमल में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो स्नेक है, स्नेक के काटने से भी डेथ नहीं होती अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है तो
तो इट मीन्स कि डेंजरस का क्राइटेरिया नहीं है कि डेंजरस किसको माना हुआ। अगर एक डॉग से भी अगर डेथ हो जाती है तो वो डेंजरस की मतलब उसमें लिस्ट में आ जाता है। अगर वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो फिर उस लिस्ट में नहीं है, डेंजरस की लिस्ट में। इट मीन्स डेथ होना है नहीं होना वो चीज़ें भी डिपेंड करती है डेंजरस। तो डेंजरस किसको कहा गया है, किसका क्राइटेरिया है, उसका क्राइटेरिया क्या इन्होंने माना हुआ है, वो चीज़ें हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। हाँ डिफाइन है कि डेंजरस एनिमल इस वर्ल्ड में है, ये डिफाइन है, लेकिन कौन कौन है, क्या क्राइटेरिया है उसका, वो अभी डिफाइन नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट्स की डेफिनेशन नहीं होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ए मंथ। अब देखिए जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो दो एग्जाम्पल लेता हूँ। ए मंथ ऑफ 31 डेज। सेवंथ एग्जाम्पल ए मंथ ऑफ 32 डेज। मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या ये सेट है या नहीं। ए मंथ ऑफ 31 डेज बिल्कुल होता है, जनवरी होता है, हमारे पास मार्च होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो 31 डेज के मंथ्स होते हैं हम उनको चेक कर सकते हैं कौन कौन से 31 डेज के मंथ होते हैं, तो उसका कलेक्शन हम कर सकते हैं। अब इसके बारे में बताइए, ए मंथ ऑफ 32 डेज। अगर मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, अगर 40 बच्चे यहाँ बैठे, अगर उनमें से पूछता हूँ ए मंथ ऑफ 32 डेज, तो सबका रेस्पॉन्स क्या होगा, आपका रेस्पॉन्स क्या होगा। जब अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा। ए मंथ ऑफ 32 डेज, आपका रेस्पॉन्स नो होगा। इज इट क्लियर, आपका रेस्पॉन्स क्या होगा, नो। ए मंथ ऑफ 32 डेज नहीं होता। अभी अभी जब हमने सेट्स की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो आपसे ये कहा था कि जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस या नो में आ जाए, किस में आ जाए, यस या नो में, अगर सबका ओपिनियन सेम हो, ए मंथ ऑफ 32 डेज नहीं होते, ये सबका ओपिनियन होता है सेम है कि नहीं होते, इट मीन्स ये सेट की कैटेगरी में आएगा। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि ये सेट्स नहीं होगा, क्योंकि 32 डेज के मंथ होता ही नहीं है तो सेट भी नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, सेट्स की डेफिनेशन को क्लियर करो अच्छे से कि जिसका रेस्पॉन्स, जिसका रिजल्ट या तो यस होगा या फिर नो होगा, वो हमारा क्या होगा, सेट्स होगा। तो इज दैट क्लियर। तो दिस ऑल ऑफ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये मैं रब कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, स्क्रीन को रोक के। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है नोटेशन ऑफ सेट्स। तो सेट्स की नोटेशन क्या होती है, तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और किस तरह लिखते हैं, इसके लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये वाला। ये हमारा करली ब्रैकेट जो होगा हमारा किसको डिनोट करेगा, सेट्स की डेफिनेशन को। इस तरह भी लिखा होता है 1 2 3 4 ए इज इक्वल टू। तो इन दोनों के अंदर अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर सेट्स का पता लगाना है तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, सेट्स होगा। ये हमारे पास सेट के क्राइटेरिया में नहीं आता। तो सेट्स की डेफिनेशन हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं आप, बट पैटर्न होगा वो करली ब्रैकेट्स में होगा। और ये हमारे पास इस तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह रिटर्न होंगे। तो ये होती है हमारे पास नोटेशन फॉर सेट्स, ए करली ब्रैकेट्स। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखिए आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही हम सिखा रहे हैं। इसके दो टाइप्स हैं, टाइप ए और बी, दोनों बता देते हैं हम आपको। ठीक है, देखिए ये हमारे पास दो टाइप मेंशन की हुई है, दोनों की दोनों सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। ये भी सेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ये भी। एक का नाम है टेबुलर फॉर्म और सेकंड का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। द फर्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म 1 2 3 4 आपके पास है, इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आप बुक के अंदर डेफिनेशन रीड करना। यही डेफिनेशन है कि टेबुलर, हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या नंबर्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज बाय करली ब्रैकेट्स, जिनको कोमा से हम सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे, मतलब बंद करेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, टेबुलर फॉर्म, जो अभी हमने यहाँ लिखी हुई है कि कोमा से सेपरेट करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म? जो आपने रोस्टर फॉर्म बनाई थी उसको एक स्पेशल पैटर्न में लिखना हमारे पास क्या होता है, ये जो सेकंड फॉर्म है
सेट बिल्डर फॉर्म होती है कि एक स्पेशल पैटर्न में लिखना। वो पैटर्न किस तरह का होता है, सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट, क्या बोलते हैं इसको, एक्स सच दैट। इंग्लिश में आप इसको कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैथ्स में ही कहेंगे इसको, एक्स सच दैट 1, एक्स है 1 और 4 के बीच में होगा। अब देखिए एक और डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, 1x 4x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों में कौन सी स्टेटमेंट हमारे इसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी इस टेबुलर फॉर्म को सही करती है। वो क्या है कि x है हमारा 1 से ग्रेटर होगा एंड 4 से लेस होगा, 1 से ग्रेटर, ग्रेटर देन 1, लेस देन 4 एंड इज इक्वल्स टू, यानी इक्वल भी होगा x हमारा, तो 1 और 4 भी इंक्लूड होंगे, इसका मतलब इक्वल होता है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स बिटवीन देम। इट मीन्स रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3 4। अगर इस स्टेटमेंट को देखें तो क्या पता लगेगा आपको, इट मीन्स 1 से ग्रेटर एंड 4 से लेस, तो क्या क्या हो जाएगा 2 एंड 3। किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। इज इट क्लियर? तो इस तरह की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस, इस डेफिनेशन को रोस्टर फॉर्म को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने का, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आप करेंगे, सेट इसको टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर को टेबुलर में कन्वर्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन है। 2 9 16 25 4 9 16 25। अब आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि इसको देख के कि ये सारे के सारे नंबर स्क्वायर बनते हैं, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ये आपको ये देख थोड़ा सा रीजनिंग से भी करेक्ट होता है ये वाले क्वेश्चन की, रीजनिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, यानी x को मैंने क्या माना, n माना, या n मान लो y मान लो, एक ही बात है। x इज इक्वल टू n स्क्वायर, इट मीन्स n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो हमारे यहाँ इंक्लूड नहीं है, तो इट मीन्स n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, n है वो 1 से ग्रेटर और 6 से लेस, और किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स। ये जरूर लिखना है आपने कि 1 और 6 के बीच में से कोई भी आप एक नेचुरल नंबर उठाओ, पिक करो, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5, इसके बीच में यही आते हैं। इक्वल नहीं लगाया हमें, ध्यान रखना, अगर इक्वल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा आपका। इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 भी इंक्लूड होगा, और 1 को यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, वो हमारे पास इस सेट में नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, 2 से, तो 2 3 4 5, 2 स्क्वायर 4 3 4 5, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 भी इंक्लूड नहीं हो रहा, इक्वल नहीं लगाया हुआ है, और ये सारे किस में है, नेचुरल नंबर। ये लिखना जरूरी है आपने। अगर यहाँ आप लिख देते हो Q, Q का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। क्या होता है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में तो पॉइंट वाले भी, डेसिमल वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी सारे आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे नंबर सिस्टम में किसके बारे में बात कर रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी के ऊपर। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, x सच दैट x इज इक्वल टू, आपने एक बात नोटिस की कि डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमिनेटर से एक ज़्यादा है। आप चेक कर लो यहाँ पे, डिनोमिनेटर में एक ग्रेटर है किससे, न्यूमिनेटर से। तो क्या लिखूंगा, n/n+1, n/n+1। तो यानी ऊपर एक टर्म, नीचे वाली टर्म, डिनोमिनेटर की टर्म ऊपर से एक ज़्यादा है, और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 6 तक नहीं, 5 तक। अगर आप 6 रख देंगे यहाँ पे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, इक्वल लगा दिया हमने, और कहाँ तक जाएगी, 5 तक। ठीक है, और किससे बिलोंग करते हैं सारे नंबर, नेचुरल नंबर से। तो ये मेरे पास क्या था, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म के। आप स्टेटमेंट रीड करना, एग्जाम्पल्स करना, कुछ कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी की बुक से भी कर सकते हैं, कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक भी ले सकते हैं। हम आपको ये नहीं कहेंगे पर्टिकुलर इस यही बुक आपने लेनी है, बट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी
और NCERT एग्जाम्पलर बुक आपको परचेज करनी है। आप अगर फ़िलहाल अभी नहीं है आपके पास बुक, तो आप इसकी PDF डाउनलोड करके रखो, वहाँ से आप क्वेश्चंस करो, ठीक है, उनके सॉल्यूशन मैच करो अगर अवेलेबल हैं आपके पास, नहीं तो आप उनको नोट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे जो नेक्स्ट कंटेंट होगा हमारा सेट्स का, इसी आगे वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ के रखना।